तो आप ध्यान से सुनते चलो, चैप्टर बहुत अच्छा है। तो हमारे इस चैप्टर की स्टार्ट, हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? हमने चैप्टर में पढ़ा था डेमोक्रेसी के बारे में, है ना। हमने कुछ पढ़ा था, पहले राजा लोग होते थे, फिर बाद में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, डेमोक्रेसी आने लगी। डेमोक्रेसी के हमने कुछ फीचर्स पढ़े थे, डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती हैं, है ना, ये सब हमने पढ़ा था। अब ये सब पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़के तो जीतती है, पर कैसे काम करेगी, हमने बहुत इंपॉर्टेंट फीचर पढ़ा था। पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में आती है, जो सरकार बनाती है, when they form the government they should run understand some instruction। वो अपने आप मनमर्जी से काम नहीं कर सकते, उनको कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के अंडर काम करना पड़ता है। जैसे आप स्कूल जाते हो, तो स्कूल का देखो, आपकी डायरी में काफी कुछ चीजें लिखी है, व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन नॉट डू। एग्री? आप सिनेमा हॉल जाते हो, वहां पर व्हाट इज यू कैन डू, व्हाट यू कैन नॉट डू। तो आप हर जगह लाइफ में जाओगे, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, हर जगह लिखा होगा। आप घर पे भी रहते हो, तो पेरेंट्स का इंस्ट्रक्शन आपके साथ रहता है, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह इतने बड़े देश को चलाने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, क्या आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, आप क्या काम करोगे जिससे देश आपको अप्रिशिएट करेगा, आप ऐसा कौन सा काम करो जिससे देश आपको जेल सजा भी दे सकता है। तो ये सब कहाँ लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में नहीं बनता, ये कई सालों की मेहनत से बनता है, और इसमें एक आदमी इसको कभी भी बनाता, इसको बनाने के लिए बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है। तो यहाँ पर हम दो चीजें पढ़ेंगे, अफ्रीका के एग्जाम्पल पढ़ेंगे, और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसको बनाने में कितने लोगों ने योगदान दिया, क्या ये केवल 26 जनवरी 1950 में ही बना, या इसके पीछे बहुत सालों से काम चल रहा था, और इसमें करने में किस किस का योगदान रहा। तो आप देखोगे, अमेज्ड हो जाओगे, किसी एक व्यक्ति का ब्रेन चाइल्ड नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो, आपको स्कूल में एक ही टीचर आपको सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, हर एक सब्जेक्ट आपको डिफरेंट, हर एक टीचर आपको डिफरेंट डिफरेंट आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। एग्री? चले आगे। ओके, चलो। तो इस फोटो को पहचानते हो, कौन है? सर नेल्सन मंडेला। यस, नेल्सन मंडेला है, बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हैं आपके साउथ अफ्रीका के। हम सब जानते हैं, आज से कई साल पहले, 100-150 साल पहले, जब अफ्रीका आजाद नहीं था, इंडिया भी आजाद नहीं था, तो जो ब्रिटिशर्स ने बहुत जगह राज किया था, हमने हिस्ट्री वाले स्टोरी में पढ़ा था। ठीक है, ब्रिटिश ने बहुत जगह राज किया, उसने बहुत जगह जगह कॉलोनीज बनाए, वहां पर खुद रहता भी था, खुद वहां पर अपनी सेना भी खड़ी करता था, सब कुछ करता था। अफ्रीका में भी उसने वैसे ही किया। जब अफ्रीका वहां गए, तो उन लोगों ने क्या किया, उनको अफ्रीका कंट्री बहुत पसंद आ गया, उन्होंने क्या वहां पर रहना ही स्टार्ट कर दिया। अगर आप देखो, अफ्रीका में अभी भी लोग गोरे भी हैं और काले भी हैं। अमेरिकन भी जो है, अगर अमेरिकन की हिस्ट्री में जाओगे, दे आर ब्रिटिशर्स ओनली। तो ब्रिटिशर्स लोग थे जो यहाँ पर राज करने आए थे, और समय के साथ उन लोग वहीं रह गए, फिर उन लोग ब्रिटेन को बोला, भाई तुम बताओ, हम यहाँ पर अब हम लोग रहेंगे। तो ऐसे ऐसे इसके ओरिजिन के पीछे भी साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, जहाँ पर राज किया करते थे। अब जब यहाँ पर पहुंचे, तो इन्होंने देखा वहां तो सारे काले लोग हैं, ब्लैक पीपल, और साथ में और कौन थे? इंडिया वाले भी थे। मतलब जो एकदम व्हाइट चमड़ी है, उसको बोलते थे यार बहुत अच्छे लोग हैं। व्हाइट चमड़ी के अलावा जो भी है, उन्होंने उनके लिए काफी सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, वो कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते हैं, ब्रिटिशर्स के इलाके में नहीं आ सकते, वो क्या नौकरी करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उनको वोट देने का अधिकार है, ऐसी बहुत सारी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाए। तो नेल्सन मंडेला इन सब के खिलाफ लड़े थे। ठीक है, इनको काफी लंबे समय तक जेल में डाला गया, तकरीबन 28 साल तक ये जेल में रहे, जो एकदम ड्रेडेड प्रिजन था, जिसकी जगह का नाम था रोबन्स आइसलैंड। ठीक है, अब देखो वहां पर क्या क्या होता था अफ्रीका में, थोड़ा हल्का सा हिंट है, डेंजर, नेटिव इंडियंस एंड कलर्ड पीपल, इंडियंस हो, ब्लैक पीपल हो, या कोई भी और कलर के लोग हो, वो उस एरिया में एंटर नहीं कर। इस फोटो का आप ध्यान से देखोगे, ये फोटो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यस, सॉरी, इस फोटो को ध्यान से देखो, यस, इस फोटो को। ठीक है, इंडियंस, ब्लैक पीपल, कलर्ड, कोई भी कलर के लोग हो, उस प्रेमिस से रात को नहीं आ सकते। अगर आप रात को आ गए, तो आप मिस हो जाओगे, आप गायब हो जाओगे। आर्मी गार्ड जो आपको मार देंगे, शूट कर देंगे, या भूखे कुत्ते आपके ऊपर छोड़ दिए जाएंगे, ये आपके लिए वार्निंग है। तो ऐसी जगह जगह ऐसे नेम प्लेट लगी होती थी, और अफ्रीकन पीपल वहां पर एंटर नहीं कर पाते थे। अब यहाँ पर साउथ अफ्रीका का बीच है। ठीक है, बीच में भी देखो क्या लिखा है, सिटी ऑफ डरबन, अंडर सेक्शन 37 ऑफ द डरबन। तो इस बीच पे बाकी ब्लैक पीपल का आना बिल्कुल मना है, यहाँ पर केवल व्हाइट पीपल आके नहा सकते हैं। इतने बड़े तो इंडिया में तो उन्होंने फिर भी इतना नहीं किया, पर उन्होंने अफ्रीका में कुछ ज्यादा किया था, कलर के बेस पे, क्योंकि वहां पर लोग ज्यादा ही डार्क थे। यस, इंडिया में तो फिर कैसा है, कश्मीर के लोग काफी गोरे भी थे, है ना, तो इंडिया में हर कलर था, इसलिए वो यहाँ पर ये नीति नहीं अपना पाए। लेकिन अफ्रीका में उन्होंने ये पक्का अपनाया, एकदम कालों को एकदम उन्होंने डिस्क्रिमिनेट कर रखा। आज भी देखो, जैसे यूएस में भी होता है, ब्लैक एंड व्हाइट पीपल का डिफ्रेंशिएशन होता है, ये हर जगह पाया जाता है। ठीक है, तो इसको इसको कहते थे एपेथेट, इज द नेम ऑफ द सिस्टम फॉर रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज यूनिक इन द साउथ अफ्रीका।
तो वाइट यूरोपियन पीपल ने बहुत सारे सिस्टम इम्पोज किए थे। ये कब था? 1718 की बात है, 17 सेंचुरी 18 सेंचुरी। ओके, आपको मैंने बता दिया है। तो इसने पीपल को क्या किया था? डिवाइड किया था। ब्लैक पीपल स्किन के कलर पे उनको डिफरेंशिएट करते थे, अफ्रीकन को ब्लैक पीपल कहते थे। और 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन, 100 में से अगर लोग देखोगे 75% जो लोग थे वो ब्लैक पीपल थे। बाकी 25% में क्या था? इंडियंस, अदर कलर और ब्रिटिशर्स। तो व्हाइट व्हाइट पीपल वहां पर बहुत कम थे। ठीक है, ये क्या सोचते थे? ये जितने लोग एकदम गए गुजरे, एकदम इंफीरियर है, और इनको कोई वोटिंग राइट भी नहीं था। ठीक है, तो इस चीज का बहुत समय से विरोध होता है। क्यों भैया? आपको हर जगह रोका जा रहा है, आपके लिए ट्रेनें अलग है, बस अलग है, टैक्सी अलग है, हॉस्पिटल्स अलग है, स्कूल कॉलेज, सब चीजें अलग अलग है। ब्रिटिशर्स के लिए अलग और ब्लैक पीपल के लिए अलग। हम ही सोचते हैं ना इंडिया में यार छुआछूत होता है, कास्ट सिस्टम है, ऐसा नहीं है। ये हर देश के कंट्री पर इंडिया को बदनाम ज्यादा करते हैं। ये चीज हर कंट्री में, आप किसी भी कंट्री का आप हिस्ट्री उठा के देखो, वहां पर रिच पुअर डिफरेंशिएशन है, कोई इस कास्ट का है, कोई उस कास्ट का डिफरेंशिएशन है, रिलीजन के बेस में डिफरेंशिएशन। बट इंडिया को केवल बदनाम किया था कि इंडिया में सफी ज्यादा होता, नहीं, ये हर जगह होता है और जगह होता रहा था। ठीक, अब जब इतना होता है तो लोगों में क्या होता है? लोगों में गुस्सा आता है। ठीक है, तो सिंस 1950 ब्लैक कलर्ड पीपल इंडियन फाउट फॉर देयर फ्रीडम। उन लोगों ने इसके खिलाफ मोर्चे निकाले, स्ट्राइक्स किए। तो जैसे इंडिया में कांग्रेस है, वहां पर भी कांग्रेस थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इसके अंडर में पूरा मूवमेंट हुआ। ये मूवमेंट चलता रहा चलता रहा, और काफी समय बाद इन लोगों को आजादी मिली। क्यों? कुछ वाइट पीपल थे जिन्होंने सपोर्ट किया। ठीक है, कई सारे कंट्रीज थे वो भी इसको अनजस्टिस मानते थे। ठीक है, बट ये वाइट करते गए, लेकिन इसमें काफी लोग मारे गए। जैसे इंडिया में काफी लोग मारे गए थे फ्रीडम में, ऐसे अफ्रीका में बहुत सारे लोग मारे गए। लेकिन ये कब तक चलता? एक दिन तो इसका अंत आते ही आता है। उसी तरह अफ्रीका में भी काफी समय बाद अंग्रेज लोग मान गए, जो ब्रिटिशर्स थे, वाइट पीपल थे, उन्होंने मान लिया, ठीक है भैया हम तुम्हारी बातें मान लेते हैं, हम इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। इनको भी समझ में आ गया था। ठीक है, देखो 75% वाइट पीपल है, जो 25 बचे उसमें से केवल 10% वाइट है। सोचो कितने ये चालाक होंगे, कितने इनका एडमिशन कितना स्ट्रॉन्ग होगा। किसी कंट्री का 10% पॉपुलेशन 90% पॉपुलेशन पर राज करता था। देखो कितने दुष्ट लोग थे। ठीक है, तो इन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज करने की कोशिश की, इन्होंने फिर भी अपनी चीजें रखी, भाई हमारे लिए ये सब होना चाहिए, वे सब होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब हुआ। तो 28 साल बाद नेल्सन मंडेला जी बाहर आए, बाहर आके इस देश को आजादी मिली। और उसके बाद इसमें एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। इसमें एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। क्या लिखा गया? कि भाई अब हम जैसे रहेंगे, हम सब मिलजुल कर रहेंगे। ठीक है, अब एक एक ये वाइट लोग थे ना, उनके बीच में भावना थी, व्हाट वुड हैपन इन द साउथ अफ्रीका इफ द ब्लैक मेजोरिटी हैड डिसाइडेड टू टेक रिवेंज। एक ये फियर था वाइट पीपल के माइंड में कि भाई अगर इन ब्लैक जो पीपल थे, अगर उन्होंने हमारे खिलाफ कुछ भी अगर एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया तो हमारी क्या गति हुई, हमारा क्या बुरा हाल हो सकता है ना। वो तो 10% थे और ये 90% थे। अगर इन्होंने, जैसे ब्रिटिशर्स ने जितना बर्बर बिहेव किया, जितना हार्श ट्रीटमेंट किया, अगर ये लोग करने लग जाते इनकी बुरा हालत हो जाती। बट इन्होंने अफ्रीका का एग्जाम्पल इन्होंने नहीं किया, इंडिया वालों ने भी नहीं किया। देखो जो अंग्रेज लोग जाना चाहते थे उनको जाने दिया, ज्यादा उनको तंग नहीं किया, बोल तुम जाओ हम अपना देख लेंगे। ठीक है, इधर भी ये था कि अफ्रीका में भी एक नया डेमोक्रेसी आया, और ये डेमोक्रेसी कैसा था? इन्होंने बदला लेने का नहीं सोचा। ये इनके सबसे ब्यूटी रही। ठीक है, इनकी सबसे ज्यादा ब्यूटी रही। इन्होंने ब्रिटिशर्स को कुछ नहीं किया, उनको भी अपने साथ रहने को अलाउ किया, भी ठीक है तुम भी हमारे साथ रहो, हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे, बट तुमने जो ये बेकार काम मचा रखा है ये हमारे साथ नहीं होगा। तो ये नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल एनमी सक्सीड इन नेगोशिएटिंग अ पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम द एपेरेट टू द डेमोक्रेसी। जो अभी तक एपेरेट सिस्टम चलता था उसको पीसफुल मैनर में डेमोक्रेसी, जैसे इंडिया में तो पार्टीशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, पीसफुल ट्रांजिशन हो गया। ठीक है, अब सरकार बना सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, सबको वोट देने का अधिकार है। पहले तो ब्लैक वालों को वोट देने का अधिकार नहीं था, इसलिए सरकार चुनती भी थी, व्हाइट पीपल की सरकार चुनती थी। ठीक है, इसकी विश क्या थी? माई विश इज दैट साउथ अफ्रीकन नेवर गिव अप ऑन द बिलीफ इन गुडनेस। कि मतलब जो अफ्रीकन पीपल है, वो नेल्सन मंडेला का बिलीफ था कि हमारी सरकार आने के बाद, ये सरकार बनने के बाद, हम व्हाइट लोगों से पंगा नहीं लेंगे, उनके खिलाफ कुछ भी गलत नहीं करेंगे, हम अच्छाई में बिलीव करते हैं। दैट दे चेंज द फेथ इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, कि भाई सब ह्यूमन, वो भी ह्यूमन बींग है, हम भी ह्यूमन बींग है, उन्होंने हमारे साथ बुरा काम किया, ठीक है, बट हम उनके साथ बुरा काम नहीं करेंगे। तो ये बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट था इनके कॉन्स्टिट्यूशन का। After the emergence of new democratic South Africa, black leader appealed to follow blacks to forgive the white। ये इनका सबसे इम्पोर्टेंट था, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था।
तो उन्होंने ब्लेस किया था भाई, उन्होंने ये प्लेज लिया था कि साउथ अफ्रीका जो एक कंट्री बनेगा वो ऐसा बनेगा जहां पर हर रेस, कोई भी किसी भी कलर का हो, मैन हो वुमेन हो, सबको डेमोक्रेटिक राइट्स मिलेंगे, सबको वैल्यूज मिलेंगे, सबको सोशल जस्टिस मिलेगा, ह्यूमन राइट्स सबके किसी के दबाए नहीं जाएंगे। और ये सब कहाँ लिखा गया? एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। ठीक है, क्योंकि अभी तो नेल्सन मंडेला जी मान लो कल दूसरा व्यक्ति आ जाए, वो सोचेगा नहीं यार इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा काम किया था, अब हम इनके अगेंस्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने एक ऐसा लिखने का सोचा कि हम लिख के जाएंगे और हमारे बाद भी जो आने वाली जनरेशन होंगी वो भी इसको पक्का मानेंगे। क्योंकि आज आज भी देखो, आज भी वहां पर व्हाइट पीपल है। अगर आप साउथ अफ्रीका कंट्री देखो, जो क्रिकेट टीम है वहां पर भी आज भी देखो मैक्सिमम डोमिनेट किसका होता है? व्हाइट पीपल का होता है, अगर आज भी देखा जाए तो। तो आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट, 2 साल लग गए थे, एक दिन की काम नहीं है, दो डिबेट डिस्कशन चलती रही, द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कम आउट, सबसे बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन आया। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव इट्स सिटीजन टू राइट फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, दे हैव डिसाइड इन सर्च ऑफ अदर्स, जितने भी प्रॉब्लम थे सबका सॉल्यूशन उसमें लिखा गया। ठीक है, किसी को नहीं छोड़ा, कोई भी रेस हो, कोई भी कास्ट हो, कुछ भी हो, हम सबको इंक्लूड करके चलेंगे, सबको हम बेटर पीपल मान के चलेंगे, किसी को डीमन नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इन्होंने इस तरह इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन एक पेज पे है, 28 नंबर पेज पे, उसको हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर है, द इमेज कैप्चर द स्पिरिट ऑफ साउथ अफ्रीका टुडे। साउथ अफ्रीका कॉल देमसेल्फ रेनबो नेशन। व्हाई? है ना, रेनबो नेशन क्या है कि वहां भी, यहाँ पर हर कलर का पीपल है, व्हाइट भी है, ब्लैक भी है, ब्राउन भी है, हम जैसे। ठीक है, तो वहाँ पर हर कलर के पीपल पर सब कैसे रहते हैं? मिलजुल के रहते हैं, इसलिए कहते हैं ये रेनबो नेशन है। इंडिया भी वैसे, इंडिया तो उनसे बहुत ज्यादा मल्टी कलर्ड है। ठीक है, द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड डेमोक्रेटिक ऑल ओवर द वर्ल्ड, a state denounced by the entire world till 1948। 1948 तक कैसा था ये कंट्री, कैसा, जिसमें डेमोक्रेसी को मतलब ही नहीं था, जो चलता था अंग्रेजों के अनुसार चलता था, जो व्हाइट लोग चाहते थे वही होता था। 1940 देखो, हमें आजादी कब मिली? 1947। ये इनको कब मिली? 1994। कितना समय बाद, जब तक कई सारे कंट्रीज आजाद हो चुके थे, बट ये तब भी उस माइंडसेट में थे कि ब्लैक और व्हाइट का वहां पर डिफरेंशिएशन था। तो 1994 तक अब तक कहा जाता अफ्रीका में डेमोक्रेसी नहीं है, पर अचानक समय बदला, अब वो बेस्ट डेमोक्रेसी कहेंगे। Was this change possible with the, what made this change possible was the determination of the people of the South Africa to work together। ये सब क्यों पॉसिबल हो पाया? साउथ अफ्रीका के जितने भी लोग थे सब चाहते थे, हाँ भाई हम सुख शांति से रहना चाहते हैं। टू ट्रांसफॉर्म बिटर एक्सपीरियंस इनटू ब्रांडिंग फ्यूचर। ठीक है, जो हमारे पुराने एक्सपीरियंस थे, पुराने जो गिला शिकवा उनको भूल जाएंगे और आगे फ्यूचर की तरफ हम लोग देखना चाहते हैं। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला क्या कहते थे इनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्कीप speak for the past and future. One on hand, it is Solomon part in which South Africa declared one of the they shall permit। यहाँ तो इनका कहने का मतलब है, नेल्सन मंडेला ने क्या कहा, हम ऐसा फ्यूचर में कभी नहीं होने देंगे। अब तक हमारे से जो बिहेवियर हुआ रेसिस्ट के लिए, हमें बहुत दबाया गया, कुचला गया, जो हुआ, ये फ्यूचर में कभी रिपीट नहीं होगा। ये इसका विश था ऐसा कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। प्लस अब हमारे साथ जितने भी लोग रहेंगे सब ह्यूमैनिटी को आगे रखेंगे। सबका जो मेन रहेगा कि ह्यूमन बींग्स आगे होने चाहिए, उनके अधिकार आगे होने चाहिए, चाहे ब्लैक हो व्हाइट हो, सबके लिए कोई एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेगा। ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की ब्यूटी थी। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? डाउट क्लियर, सबको क्लियर? तो याद रखना, किसी बड़ी चीज को बनने के लिए, किसी भी चीज को बड़ी बनने के लिए एक बहुत बड़ा पीछे बलिदान होता है। हर कंट्री ने बहुत स्ट्रगल सहा है एक नई चीज को बनाने का। आज हम इंडिया, भारतवर्ष भी देखते हैं, उसमें बहुत सारा पेन रहा है। इंडिया तो बहुत टाइम तक गुलाम रहा, कभी मुगलों के अंडर में रहा, कभी ब्रिटिशर्स के अंडर में रहा, तो हमने गुलामी तो बहुत झेली है। अब कहीं जाके हमको लंबे समय बाद आजादी मिली। अगर आप देखोगे लगभग 1120 या 1400, तकरीबन हमने 500-600 साल हम गुलाम रहे। कभी चंगेज खान, कभी मुगल, कभी बाबर, कभी शाहजहां, कभी औरंगजेब, ये सब विदेशी लोग थे। विदेशी लोग सब आके यहाँ पर बस गए थे और इन्होंने पूरे हमारे कंट्री का माहौल खराब किया। ओके, चले अब, व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन? तो अफ्रीका वाज ए वेरी गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जब अफ्रीका में इतनी बुरी कंडीशन के बाद उन्होंने अपने आप को राइज किया, ठीक है, तो ये सबके लिए सबक था कि भाई हम सबको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ये तो देखो बाद में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पहले लिखना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, द ऑब्सेसर एंड द ऑप्रेस्ड इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल। यहाँ पर दबाने वाला और दबने वाला दोनों एक साथ मिलजुल के रहे थे, इसकी खासियत थी। पहले क्या था,
व्हाइट पीपल अलग, ब्लैक पीपल अलग, दोनों की प्रायोरिटीज एकदम अलग थी। बट 1994 के बाद सब मिलजुल के रहने लगे, ठीक है। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर ईच देम टू ट्रस्ट ईच अदर। तो ट्रस्ट इतनी जल्दी मेंटेन नहीं होता भाई, इतने सालों तक इतना बुरा काम किया है, ठीक है, तो एकदम ट्रस्ट बनना बड़ा मुश्किल होता है। और ब्रिटिशर्स तो कभी भी ट्रस्ट वर्दी नहीं है, हमेशा याद रखना। ये वो है जो कभी किसी के नहीं होते, ये बहुत दुष्ट लोग होते हैं। दे हैव देयर फियर, दे सर वांट, अमेरिका आल्सो। क्योंकि वो उनके ब्लड, उनका डीएनए तो ब्रिटिशर्स का ही है ना, इसलिए वो वैसी है। तो दे वांटेड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट, है ना। द ब्लैक मेजोरिटी वाज कीन टू एंश्योर द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। ब्लैक पीपल क्या चाहते थे भाई, जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल आए उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, ठीक है। और व्हाइट पीपल क्या चाहते थे भाई, अगर इनके पास सरकार है तो ये हमें दबाए ना, ठीक है। द व्हाइट पीपल वर कीन टू प्रोटेक्ट देयर प्रिविलेज प्रॉपर्टी। उनका ऐसा था भाई, अभी ब्लैक लोग ज्यादा है, इन्होंने हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर अटैक कर लिया, हमारी प्रॉपर्टी छीन ली तो क्या होगा। जैसे इंडियन पार्टीशन में हुआ था ना, जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ, तो जब यहाँ के लोग वहां गए तो उनको काफी मारा गया, उनकी जमीनें छीन लेगी, उनकी प्रॉपर्टी पूरी छीन लेगी। तो यहाँ पर ये सब चीजें नहीं है। 1 सेकंड रुको, 1 मिनट रुको। हमारा कंप्यूटर। Sir? Oh, sorry. Sir is on call. Yeah, I saw that. यस बच्चा लोग, यस।
तो आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन, काफी नेगोशिएशन चली दोनों में, ब्लैक और व्हाइट पीपल में दोनों में नेगोशिएशन चलती रही, दोनों में कॉम्प्रोमाइज हुआ, क्योंकि दोनों के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्कुल नहीं था। उस म्यूचुअल ट्रस्ट को एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। तो व्हाइट पीपल ने भी अगस्त आपका माइक ऑन है शायद, एक बार चेक कीजिए। सर तो डाउट व्हाइट, हाँ बोलो बच्चा। सर आपने बोला कि नेल्सन मंडेला ने घोषित किया कि ऐसा ये रेनबो कंट्री है, ऐसा कुछ भेदभाव वगैरह नहीं होगा यहाँ पर, और फिर हम वाइट पे ऐसा कुछ अत्याचार नहीं करेंगे कुछ। यस। तो सर ये सुन के सर लोगों, मतलब जिन लोगों को लॉस हुआ था सर इनकी, मतलब ये वाइट रूल में, तो सर उन्होंने ऑब्जेक्ट नहीं किया उसके बारे में? ये बच्चा थोड़ा बहुत तो देखो हर जगह होता है, ये इसका आइडियल थॉट था कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे इंडिया पाकिस्तान जब पार्टीशन हुआ था, किसी ने नहीं सोचा था इतना बड़ा ब्लड शेड होगा। सबको क्या लगा था, मुसलमान लोग वहां चले जाएंगे, हिंदू लोग यहाँ जाएंगे, सुख पूर्ण शांति से रहेंगे। पर क्या हुआ कि भड़काने वाले लोग बहुत होते हैं, जब भड़काए गए चीजें तो काफी लोग मारे गए। पर वहां पर लोगों ने समझदारी दिखाई। हुई होंगी छुटपुट घटनाएं, पर ज्यादा नहीं हुई। होता हर जगह, डिफरेंसेस हर जगह होते हैं, आज भी डिफरेंसेस होंगे। आज ये आइडियल कंडीशन है कि माना गया था ऐसा होगा। अब वहां पर इंटीरियर क्या हुआ, वो तो अंदर की रिपोर्ट जाती है। जैसे इंडिया के अंदर में डिग्गी आबादी में क्या अंदर क्या चलता है हमको पता है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है, भाई सबका फंडामेंटल राइट्स है, किसी को आप कास्ट के बेस पे कुछ नहीं कह सकते हो। आज भी देखो कहाँ जाता है देश में, बरोबर है। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ है बच्चा, पर ये एकदम तो इतना 100% कहीं भी क्लियर नहीं हो, ठीक है बच्चा। यस सर, क्योंकि सर ये चैप्टर में से एक बार, मतलब नेल्सन मंडेला के टॉपिक में से एक बार भी ऐसा कहा नहीं गया है कि ऑब्जेक्ट किया था, इसलिए मुझे बहुत शॉकिंग टाइप का लगा पहले कि ऑब्जेक्ट किया तो किया कैसे नहीं किया। नहीं देखो ऑब्जेक्शन होता है यार। अगर देखो मेरी फैमिली में किसी के साथ हुआ होगा समझो, तो वैसी बात है ना, मैं तो उसको इतनी जल्दी हजम नहीं कर पाऊंगा ना। और जिसके साथ नहीं हो, जैसे इस टाइम में जिसको कोविड हुआ है, ही नो व्हाट इज कोविड, और जिसको नहीं हुआ उसको भी मजाक लगता है। एग्री? ऐसी होता है। तो जिसके ऊपर बीतता है उसका थिंकिंग बहुत बहुत टाइम लगता है उसको डाइजेस्ट करने में, इन सब चीजों को माफ करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है अगस्त है। यस सर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं व्हाइट और ब्लैक पीपल में दोनों में एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। उनको ब्लैक पीपल को वोट देने का अधिकार मिला। तो दोनों के कुछ ना कुछ जो राइट्स थे उसके ऊपर किया गया कि ब्लैक लोग व्हाइट लोग की प्रॉपर्टी नहीं लूटेंगे, ये सब भी कॉम्प्रोमाइज हुआ। दिस कॉम्प्रोमाइज नो बट नॉट इजी, ठीक है। हाउ वाज दिस इम्प्लीमेंटेड, इफ इन दे मैनेज टू ईच अदर, तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुआ, ठीक है। होता है, वो प्लेइंग ऑन पेपर नहीं आता। The only way to build and maintain trust in such situation, try down some points. अब ये सोचा गया था कि ऐसा सब होगा, ये सब हो जाए एफिशिएंटली, उसके लिए क्या सोचा गया, हमको कुछ नोट डाउन करना चाहिए। कैसा नोट डाउन करना चाहिए कि जो भी नए रूलर्स आएंगे फ्यूचर में, वो इस चीज को उसी अकॉर्डिंगली चलाएंगे, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। वो अपने मनमाने ढंग से कोई काम नहीं करेंगे। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज भी करना चाहेंगे तो अपने ढंग से चेंज नहीं कर सकते हैं। उनको बाकी जो लोग हैं, मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है, जनता है, उन सबसे इस चीज सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। वो विम्सिकली वर्क नहीं करेंगे, जो मन में वो करेंगे, है ना। द रूलर्स विल वर्क ओनली इफ विनर्स कैन नॉट चेंज देम वेरी इजिली, ठीक है। तो एकदम अपनी मनमर्जी से कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट द साउथ अफ्रीका डिड। दे एग्री ऑन सम बेसिक रूल्स, हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अभी राइट कोई भी सरकार आए, चाहे बीजेपी की आए, चाहे कांग्रेस की आए, किसी की भी सरकार आए, फंडामेंटल राइट्स को कोई टच नहीं कर सकता। हाँ, कुछ चीज ऐसी होती है जो समय के साथ बदलती है। जैसे जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तब फोन नहीं होते थे, इंटरनेट नहीं होता था, ठीक है। लेकिन अब इंटरनेट है, फोन है, तो अब उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आप कुछ लिख सकते हो, ठीक है। बट उस टाइम तो था नहीं। तो चेंजेस होते हैं, अमेंडमेंट इसको बोलते हैं, अमेंडमेंट्स, ये अमेंडमेंट होते हैं। बट अकेले कोई जो सरकार पावर में अकेले नहीं कर सकती, उसको सबकी सहमति लेनी पड़ती है, सबको कॉन्फिडेंट भी लेना पड़ता है, तब ये चीज होती है, ठीक है। दे ऑल्सो agreed that rules will be supreme and no government will able to ignore this set of basic rules is called as constitution। तो जो भी रूल्स लिखे गए, रेगुलेशंस लिखे गए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। और कहा गया ये कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, गवर्नमेंट सुप्रीम नहीं है। जो सरकार चलाएगी, जो सरकार आएगी वो चलेगी पक्का, पर कैसे चलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली। वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया उसको फॉलो करेगी। अगर समझो कोई गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करती है, उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में आप केस दायर कर सकते हो। कभी भी आपको लगता है भाई आपके किसी फंडामेंटल राइट्स को किसी ने हर्ट किया है, एक आदमी ने, तो आप उसके अगेंस्ट में कोर्ट में जा सकते हो। तो ये आपको राइट कौन देता है, या राइट आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है। जैसे पहले ऐसा नहीं होता था ना, किसी अमीर आदमी ने किसी गरीब आदमी को लूट लिया, तो उसकी जमीन हड़प ली, तो उसके खिलाफ केस ही नहीं बनता था। क्यों? क्योंकि भाई पावरफुल था, पैसा भी था उसके पास, सरकार भी उसकी होती थी,
अब ऐसा नहीं, आप चाहो तो सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, आपने जहां भी आपका वो केस बनता है वहां पर आप अपना केस फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक टू अफ्रीका। ठीक है, ये केवल अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा गया, ये बहुत जगह लिखा गया। ठीक है, बहुत जगह, हर कंट्री जो भी आजाद होती गई उन्होंने लिखा। कुछ कंट्री ऐसे भी है जहां पर राजा लोग राज करते थे, बट वहां पर भी वो राज्य कैसे राज होगा, वहां पर रूल कैसे होगा, वहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन एक ही पेज का है, कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लंबा चौड़ा है। तो जिस कंट्री की जैसी जैसी नीड है वहां पर वो चीज वैसे इंप्लीमेंट हुई है। ठीक है, और देखो आप कॉन्स्टिट्यूशन तो क्या होता है, ये तो आपके छोटे से स्कूल में भी हो सकता है, क्लब में, हर हर एक जगह का अपना रूल्स एंड रेगुलेशन को ही कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ओके, so the constitution of a country is a set of written rules that we accepted by all the people living together in the country. Constitution is the supreme law that determine the relationship among people living in a country called as citizen. तो जितने भी लोग सिटीजन्स होते हैं किसी कंट्री के, वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, उसके रूल्स के अगेंस्ट में बाइड होते हैं, वो उसके साथ में उसको बंध के चलना पड़ता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन डज मेनी थिंग्स। कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन, वो देखते हैं। फर्स्ट, it generate a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together. अब आप इंडिया में देखो, इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, किसी और कंट्री में नहीं होगा जितना इंडिया में है। रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, एजुकेशन के बेस पे, कल्चर के बेस पे, तो हर व्यक्ति खुद को तो चाहिए पालन करे ही करे, दूसरों को भी जो पालन कर रहा है उसको पूर्ण आजादी उसको करने की। तो इससे लोगों को बीच में ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का काम होता है, ये वो काम करता है। सेकेंडली, इट स्पेसिफाई हाउ गवर्नमेंट, ये पॉइंट्स, चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करके रखना। सेकंड, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट, ये बताता है गवर्नमेंट कैसे बनेगी, चुनाव कैसे होगा, चुनाव में वोट देने का अधिकार किसको होगा, कौन सरकार बना सकता है, कितने लोग कैंडिडेट चाहिए, सब इसमें लिखा होता है ना, कि पावर किसके हाथ में आएगी, कौन डिसीजन ले सकता है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। थर्ड, इट ड्रॉ लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट कितना रेंज तक काम कर सकती है, क्या ऊपर नीचे कर सकती है, क्या मतलब जो गवर्नमेंट कर सकती है किसके लिए, सिटीजन्स के प्रोटेक्शन के लिए, वो उसमें लिमिट्स लगाई गई है कि आप कर सकते हो, क्या आप नहीं कर सकते, मन मर्जी से आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। फोर्थ, इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग गुड सोसाइटी, मतलब एक अच्छी सोसाइटी कैसे बन सकती है, हर लोगों के कैसे विचार हैं, तो ये सब इसमें लिखे जाते हैं। इसी को, ये तो चार मेन पर्पज होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के। तो ऑल कंट्री हैव कॉन्स्टिट्यूशंस बट नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक। तो कॉन्स्टिट्यूशन सबका है, राजा हो कोई भी हो, जैसा कोई हिटलर भी होगा, अगर वो हिटलर भी अगर देश चलाना चाहेगा तो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट पक्का लिखेगा ना भाई, कि ये नियम कानून इसके अंदर आपको रहना पड़ेगा। जब नेपोलियन वाला बोनापार्ट आया, उसने अपने नियम कानून दिए थे। तो जो नियम कानून होते हैं वो रिटर्न फॉर्म में क्या कहलाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ब्रिटेन द अमेरिकन्स गेन देमसेल्फ ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी हुआ था। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको लगभग हर जगह मिलेगा, कोई भी कंट्री, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो तो भी, वो डेमोक्रेटिक ना हो तो भी। अंडरस्टूड यहां तक? कोई डाउट, कोई शक? क्लियर सबको? बोलिए, ऑल क्लियर? प्लीज प्रेस 1 अगर ऑल क्लियर है तो। यस, फिर आगे पढ़ते हैं मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, तो लाइक साउथ अफ्रीका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो ड्रॉन अंडर वेरी डिफिकल्ट circumstances. The making of constitution for a huge and diverse country is not a very easy affair. At that time, people of India were emerging from status of object to the citizens. पहले हम क्या थे, सब्जेक्ट्स थे, मतलब हम पहले गुलाम थे, किसके, अंग्रेजों गुलाम थे, अंग्रेज हमारे ऊपर राज किया करते थे, बट हम क्या बन गए, सिटीजन ऑफ द कंट्री। पहले हमें गुलाम कहा जाता था, हम सिटीजन ऑफ द कंट्री बन गए। द कंट्री वॉज बोर्न फ्रॉम ए पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन डिफरेंस। तो ऐसे खतरनाक कंडीशन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। ये एक्सट्रीम कंडीशंस आप देख सकते हो। ठीक है, अराउंड 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन द बोथ द साइड ऑफ द बॉर्डर इस वायलेंस में। ठीक है, ये हमारी दूसरी समस्या थी। और क्या समस्या थी, मतलब ये सब कंडीशंस की, किस कंडीशन में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया हमको समझना बहुत जरूरी है। एक तो पार्टीशन हुआ, लाखों लोग मारे गए दोनों तरफ से, और ब्रिटिशर्स जैसे इंडिया को छोड़ के गए थे, भारत को छोड़ के गए थे। जो पहले जो पूरा इंडिया था वो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। इन्होंने ब्रिटिश ने सबको जीत लिया था, और सबको इंडिविजुअल वो एज ए इंडिया ट्रीट नहीं करते थे, वो सबको छोटे छोटे एज ए स्टेट ट्रीट करते थे। इसका राजा ये है, इसको ये मेरे अंडर कंट्रोल काम करे, ऐसा चलता था।
तो उन्होंने क्या किया, उनको फ्रीडम दे दिया सभी प्रिंसली स्टेट को। इंडिया को उन्होंने, इंडिया के इंडिया नहीं थे, बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे। आज भी रजवाड़ी अपने आपको बोलते भाई हम राजा लोग के बेटे हैं। तो उन्होंने सबको क्या बोला, तुम्हारी इच्छा, इंडिया के साथ जाओ इंडिया के साथ जाओ, पाकिस्तान के साथ जाओ पाकिस्तान के साथ जाओ, और जो किसी के साथ नहीं इंडिपेंडेंट रहो, मतलब इंडिया के अंदर रहेगा इंडिपेंडेंट रहेगा। एक राजा था बड़ौदा वाला, है ना, कई सारे ऐसे थे। एक बोलता, एक वो कौन था हैदराबाद वाला, बोलता मैं पाकिस्तान के साथ जाऊंगा, पाकिस्तान कहाँ इंडिया का, तो उसको सरदार पटेल ने पिटाई करके उसको शांत करवाया। तो ये कंडीशन थी। तो राज्य लोग को टोटल फ्रीडम दे दिया ब्रिटिशर्स ने, भाई तुम इंडिया के साथ जाओ पाकिस्तान के साथ जाओ, अकेले खुद रहो, हमें उससे कोई लेना नहीं, हम तो चले अपने देश, पैसा वैसा सब लूट के चल पड़े। द मर्जर ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट वर वेरी डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क। तो ये बढ़िया टास्क किसने खत्म किया था मालूम है? एनीवन रिमेंबर किसने ये अमेजिंग काम किया था सब प्रिंसली स्टेट को इकट्ठा करने का? एनीवन नो? सर सरदार वल्लभ भाई पटेल। Yes, he was the amazing personality. तो ये थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1875 में बोर हुए, 1950 में इनका ये स्वर्गवास हो गया था। गुजरात से थे, मिनिस्ट्री फॉर होम मिनिस्ट्री पहले इनको मिली थी, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर यही थे, यही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, यही जिन्होंने बारदोली मूवमेंट उठाया था सत्याग्रह, यही देश के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, बन सकते थे, बट नेहरू जी ने गलत काम किया, पॉलिटिक्स खेली और इनको हटा के खुद बन गए। ये हुआ था इनके साथ। तो बहुत अमेजिंग पर्सनैलिटी थी। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने सब जितने जितने राजा थे कि हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे, सबको इकट्ठा करके इंडिया के अंदर बांध के रखा। इसलिए आप देखो इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा कंट्री जज कहते हो कि पाकिस्तान का नहीं, सबको बांध दिया। एक कंट्री एक स्टेट छोड़ा, जम्मू कश्मीर, वो नेहरू जी कहते थे मैं हैंडल करूंगा, और आज तक मोदी जी को हैंडल करना पड़ा। एक गुजराती उस टाइम कर लेता, दूसरे गुजराती को आज करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक गुजराती दूसरे गुजराती ने इस बार किया है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट टास्क था, वो सरदार पटेल ने 2-3 साल में निपटा दिया। कितने भी प्रिंसली स्टेट हो, सबको किसी को प्यार से समझाया, किसी को डंडे से भी समझाया, और जहां पर लड़ाई करनी पड़ी वहां लड़ाई भी लड़ी, जिसको डर दिखाना था उसको डर दिखाया, पर सबको इकट्ठा करके भारतवर्ष बनाने में सरदार पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। नहीं तो इंडिया उसी समय बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाता। और ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग हैं, ये सब वो हैं जिन्होंने इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशन केवल एक व्यक्ति ने लिखा था, आज हमारे समाज में कैसा कॉन्स्टिट्यूशन एक ही व्यक्ति ने लिखा है। आज तुम इस चैप्टर को पढ़ के समझोगे कॉन्स्टिट्यूशन एक व्यक्ति के लिखने का काम ही नहीं है। ठीक है, ये अबुल कलाम आजाद थे, कहाँ पर बोर हुए थे? साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया में। बहुत बड़े पढ़े लिखे थे, ऑथर भी थे, थियोलॉजिस्ट थे, कांग्रेस लीडर भी थे, मूवमेंट में थे, ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो ये भी उसका पार्ट थे, किसके? जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। सरदार पटेल भी उसके पार्ट थे लिखने में। और कौन है? टी कृष्णमाचारी, तमिलनाडु में बोर मेंबर। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, ड्राफ्टिंग कमेटी क्या होता है? जो हम बोलते हैं रफ वर्क, आप जैसे आपको मैं होमवर्क देता हूँ तो आप रफ वर्क जो करते हो उसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग करना, रफ वर्क करना। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था एकदम रफ कॉपी, जो बोलते हैं रफ कॉपी लिखना, तो ये उसके वन ऑफ द मेंबर है। तो जितने भीमराव अंबेडकर थे ये भी वही थे। और ये कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे यूनियन कैबिनेट में। ही वाज आल्सो ए मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो अब ये कंडीशन हमने पढ़ी, देश आजाद हो रहा था, पार्टीशन हो गया था, सारे प्रेस्टीज स्टेट अलग अलग थे, तो इनको मनाने का काम भी चल रहा था और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा जा रहा था। डिस्पाइट ऑल दिस डिफिकल्टी देयर वाज अ बिग एडवांटेज फॉर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनलाइक साउथ अफ्रीका। ठीक है, उसके साउथ अफ्रीका में ज्यादा इश्यूज नहीं थे, उनको बोल दिया ठीक है भाई तुम लिखो, हम तुम्हारी बात मान लेंगे, पर यहाँ पर बहुत सारे थे। Although they did not create a consensus about what democratic India should look like. ठीक है, बहुत सारे, क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा डाइवर्स है एज कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका, इंडिया बहुत ज्यादा डाइवर्स है। पर इंडिया को इतना स्ट्रगल क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि इंडिया ने 1928 में कराची में सम्मेलन हुआ था, तो उस समय ही जो कांग्रेस के लीडर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट कर दिया था। 80% काम कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का बहुत पहले हो चुका था। जो सरदार ये नेहरू जी थे, उनके जो पिता ही थे मोतीलाल नेहरू, और 8 कांग्रेस लीडर थे, इन्होंने ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही ड्राफ्ट कर दिया था। जो हम कहते हैं 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये तो फाइनल फॉर्म में आया, पर ये उस समय ही लिख दिया गया था। 80% काम तभी हो चुका था कि हमको कंट्री कैसा चाहिए, हम कैसे कंट्री की इच्छा करते हैं, हमारा कंट्री कैसे आगे जाएगा। उसके बाद तो जिसको कॉपी पेस्ट किया गया, अच्छी तरह इसको लिखा गया, जो इंपॉर्टेंट था वो रखा, बाकी जो था कि बाद में देखें उसको बाद में छोड़ दिया गया। ठीक है, ओके। तो in 1931 the resolution at the Karachi session Indian National Court, how independent India constitution will look like, both these documents were committed to the inclusion of
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंच, इसका मतलब होता है वोट देने का अधिकार। पहले सब इंडियंस को वोट देने का अधिकार नहीं था। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था 1931 में, तभी लिखा गया था भाई वोट देने का अधिकार होना चाहिए, राइट टू फ्रीडम होना चाहिए, जो आज फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, सबके राइट्स, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, माइनॉरिटी कोई भी हो, सबको राइट मिलने चाहिए, सबके राइट्स प्रोटेक्ट होंगे। ये सब ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट जब होगा, आज से 20 उससे 17-18 साल पहले लिखा जाने लग गया था। Thus, some basic values are accepted by all leaders, but before the Constitution Assembly meet to deliver. तो जब तक ये नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की बात चली थी, मैक्सिमम लोग इस बात से एग्री थे, जो पहले लिखा गया तो अच्छा है, उसी में हमको आगे काम करना है। The familiarity of political constitution of colonial rule also helped. ठीक है, अब ब्रिटिशर्स जो हमारे ऊपर राज करके गए थे, उन्होंने एक चीज तो हमको चीज सिखा दी थी कि चुनाव कैसे करवाना है, चुनाव के बाद सरकार कैसे चलती है, ये कई सारी चीजें हमको सिखा गए थे। तो अब देखो, कांग्रेस के कई सारे लीडर उस टाइम चुनाव लड़े थे और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में काम भी किया था, तो उनके लिए काफी इजी रहा सिस्टम को समझना। तो अगर आप देखोगे, हम आज भी वो कल्चर साला फॉलो करते जो अंग्रेज हमको सिखा के गए थे। तो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हमारे लिए बहुत सारी चीज आज भी छोड़ के गए, हम उसको आज भी एज इट इज फॉलो करते हैं। काफी ऐसे कानून है जो आज भी नहीं बदले, अंग्रेज जो चलाते थे आज भी उस कानून चलते हैं। इसलिए कहीं भी आज देश की समस्या है वही की वही है, अंग्रेज जैसा छोड़ के गए थे ना, वैसी चीज आज भी है। ठीक है, That's why the Indian Constitution adopted many institutional detail and procedure from colonial rule. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो अंग्रेज लोग थे, उनका एक एक्ट था 1935, उसमें बहुत सारे रूल्स लिखे गए थे, हमने उन्हें काफी उसको एज इट इज कॉपी किया। देखो यहाँ क्लियर लिखा है, That's why the Indian Constitution adopted many institutional detail, ये मैं नहीं कहता, एनसीईआरटी बुक कहती है, and procedures from colonial law from the government of India Act 1935, जो अंग्रेज हमारे लिख के गए थे, हमने काफी सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में वही डाल दी एज इट इज। उसके ऊपर ज्यादा हुआ डिस्कशन, बट एज इट इज डाली गई है। ठीक है, तो 1931 से लेकर 1950 तक इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम चल रहा था। एक्चुअल हमको जो काम बताया था, कब बताया था? 1947 के बाद, जब इंडिया आजाद हुआ तब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, ऐसा नहीं है। ये 1931 में तो प्रेजेंट हो चुका था और लिखा तो उससे पहले स्टार्ट हो गया। तो ये तब तक लिखा जा रहा था, करेक्शन चली थी, ये काम चल रहा था, काम बहुत पहले स्टार्ट हो गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? इंडिया आजाद हुआ और लीडर्स गेन कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम मेनी कंट्रीज। ठीक है, अब इंडिया ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया ना, इन्होंने बहुत जगह से आइडिया लिया। इन्होंने फ्रांस से आइडिया लिया, ठीक है, फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ था वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, देखो वहां पर भी दो होते हैं, हाउस ऑफ मेन्स एंड हाउस ऑफ होता है ना, दोनों। याद है किसको नाम? जैसे हमारे पर लोकसभा राज्यसभा होता है, वहां पर भी सेम दो स्ट्रक्चर है। हम एकदम वो ब्रिटिशर्स को फॉलो करते हैं उसमें, देखो। ठीक है, एकदम सेम कल्चर आज भी वहां फॉलो होता है। पहले जो हमारे इंडिया का जो बिल पास होता, बिल वो होता है ना, वो क्या कहते थे, बजट आता था, वो बजट शाम को 5 बजे होता था। पता है क्यों? क्योंकि वो इंडिया, वो उस टाइम ब्रिटिशर्स में सुबह का टाइम होता था। तो हमारे कई सालों तक तो हमने उसी ट्रेंड को फॉलो किया। तकरीबन 70 साल तक हम उसी कानून को फॉलो करते चले। भाई जो हमारा वो जो बजट आता था, वित्त बजट जिसको बोलते हैं, रेगुलर बजट आता, वो शाम को 5 बजे होता था। अब कोई सोचता नहीं था 5 बजे क्यों होता था। 5 बजे इसलिए होता था तो क्योंकि तब ब्रिटिशर्स वगैरह ऑफिस पे जाकर काम करते थे। तो जब इंडिया में उस टाइम प्रेजेंट होता था, इस टाइम मतलब ब्रिटिशर्स लोग वहां सुनते थे भाई इंडिया में क्या बजट पेश होता है, क्योंकि वहां के ब्रिटिशर्स लोग यहाँ पर बजट पेश किया करता था। तो हमने कई सालों तक परंपरा थी, अब परंपरा टूट चुकी है। अब बजट सुबह के टाइम पेश होता है इंडियन टाइम के अकॉर्डिंगली। तो हमने कई सारी चीजें ब्रिटिशर्स से सीखी। जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन था, हमने उससे काफी सारी चीजें सीखी। रशिया से जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था, उससे काफी सारी चीजें सीखी। सोशलिज्म है, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक इक्वलिटी है। तो इन कई सारे लोगों का जो सोच विचार था, उसको कहीं ना कहीं हमने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमने समझो हर जगह से अच्छी अच्छी चीजें उठाई और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमने डाल दी। कोई डाउट, कोई शक? यहाँ तक किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर नो डाउट। एवरीथिंग क्लियर? इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही है आज जो पढ़ रहे हैं हम? यस सर। गुड। और हमारी उसमें जो असेंबली बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसमें देखो और कौन कौन थे। राजेंद्र प्रसाद जी जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के, ये बिहार से थे। ये कौन थे? ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये प्रेसिडेंट थे यादव, तब भी इनको उतना आज मान नहीं देते, बस इतना याद रखते हैं हम लोग, वो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। लेकिन उस असेंबली के प्रेसिडेंट ही ये थे, मतलब इनके अंडर में सब कुछ हुआ था। और इनको लोग आज उस कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इनको याद नहीं करते। बाकी सब एक व्यक्ति को याद किया था, बाकी किसी को याद नहीं किया जाता। सबका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ये कौन थे? लॉयर थे। ठीक है, ये चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था बिहार में, उसमें बहुत फ्रंट लीडर थे।
3 टाइम प्रेसिडेंट थे कांग्रेस लीडर के, एंड लेटर बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और कौन थे? जयपाल सिंह, ये झारखंड से थे, एक्सपोर्ट्स पर्सन थे, एजुकेशनिस्ट थे, कैप्टन ऑफ फर्स्ट इंडियन हॉकी टीम, फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ आदिवासी महिला सभा, लेटर बिकम फाउंडर ऑफ झारखंड पार्टी। तो ऐसे बड़े बड़े लोग भी इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे और ये काफी बड़ी पोजीशंस पे थे। एच.सी. मुखर्जी बंगाल में बोर्न हुए, वाइस चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कभी तुमने नाम भी नहीं सुना होगा कि इनका भी नाम कहीं आता है संविधान बनाने में, देखो, पर ये वाइस चेयरमैन थे, रेप्यूटेड ऑथर थे, एजुकेशनिस्ट थे, कांग्रेस लीडर थे, मेंबर ऑफ ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल एंड बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली, लेटर बिकम गवर्नर ऑफ द वेस्ट बंगाल। तो ऐसे बड़े बड़े व्यक्ति भी इसमें शामिल थे जिनका आज नाम आप कभी सुनते नहीं हो कि इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रोल प्ले किया था, क्योंकि हमको बताया नहीं जाता है, क्योंकि हम तो सिर्फ सुनी सुनाई बात सुनते हैं, हम एक्चुअली बुक्स को पढ़ते नहीं। ओके, सो आगे पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु देन वर द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट Indian Constitution. You will find here brief sketch of some of the important leaders who played an important role in making the Constitution. तो देखो यहाँ बुक क्लियर कहती है ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, पर कुछ जो लोग बुक नहीं पढ़ते ना, वो केवल एक ही व्यक्ति को बोलते हैं इन्होंने सब कुछ लिखा है। ऐसा नहीं, हमको रियलिटी पता होनी जरूरी है, हमें सबका सम्मान करना है। ठीक है, द ड्राफ्टिंग ऑफ दिस डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय द असेंबली ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, इस असेंबली को बनाने से पहले, इस कमेटी को बनाने से पहले कि जो डॉक्यूमेंट लिखा जाएगा, इसके पहले एक असेंबली चुनी गई। पता है इसमें कितने लोग थे? इसमें लगभग 299 मेंबर्स थे। देखो 299 मेंबर्स थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, एक व्यक्ति नहीं था। ठीक है, इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन 1940। अब इसमें कौन कौन चुना जाएगा इस असेंबली में, मतलब जो हम ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे इसमें कौन कौन रहेगा उस कमेटी में, इसके लिए चुनाव हुआ। ठीक है, इसकी फर्स्ट मीटिंग 1946 में हुई, उसका इंडिया पाकिस्तान अलग हो गया, तो कुछ लोग पाकिस्तान वाली असेंबली में चले गए, कुछ इंडियन असेंबली में चले गए। ठीक है, अब जो इंडियन असेंबली थी उसमें लगभग 299 मेंबर्स थे जिन्होंने इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम किया था। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949 बट कम इन इफेक्ट 1950। तो कई बार क्वेश्चन आता है ये लिखा कब गया था? ये 1949 में लिखा गया था, एडॉप्ट हो गया था, पर देश में कब लागू हुआ? 1950 से। इसको हम रिपब्लिक डे कहते हैं, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था। Why should we accept the constitution made by assembly more than 6 decades ago? ठीक है, अब हम सोचते भाई 60 साल पहले जो लिखा गया, 70 साल पहले जो लिखा गया, हम उसके अनुसार ही क्यों चले, है ना? हम उसके अकॉर्डिंगली क्यों चले? क्यों इसलिए चले बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यू ऑफ इट्स मेंबर अलोन। ये केवल उन 219 मेंबर्स का अकेले का व्यू नहीं था, ये पूरे देश का व्यू था। ये मेंबर तो चुन के आए थे, इसमें कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई साइंटिस्ट है, कोई ऑथर है, कोई कवि है, कोई पॉलिटिशियन है, इसमें सब तरह के लोग थे जिन्होंने अपना अपना व्यू वहां पर दिया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए, स्पोर्ट्स के फील्ड में ऐसा हो, टेक्निकल फील्ड में ऐसा। सबने अपना अपना विचार प्रकट किया और उनके अंडर में भी अलग अलग टीमें होती थी। ये पूरा अपना डिस्कशन अलग करते थे, फिर यहाँ पर उसका पुटअप करते थे। जैसे कई बार आपके स्कूल के टीचर्स आपसे कुछ चीज पूछते हैं, भाई तुम्हारे स्कूल में क्या नया होना चाहिए, तो देखो हर एक क्लास टीचर हर एक क्लास में जाएगी, हर बच्चे से पूछेगी, बच्चे कुछ ना कुछ रिप्लाई पक्का करेंगे, टीचर क्या करेगी उन सबको नोट डाउन करेगी। अब ये सारे टीचर मिलते प्रिंसिपल के साथ में, अब बोलेंगे भैया आपके क्या क्या विचार हैं, तो टीचर आपने जो विचार प्रकट किए थे, टीचर उन्हीं में से बेस्ट को लेके प्रिंसिपल के सामने पुटअप करेंगे, और ऐसे सारे टीचर प्रिंसिपल के सामने पुटअप करेंगे। अब प्रिंसिपल मैम क्या करेगी, इनमें से बेस्ट को चुनेगी और फिर जो ऊपर स्कूल का चेयरमैन तो उसको प्रेजेंट करेगी। आप देखो उसमें से कुछ चीजें इंप्लीमेंट हो जाती है। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज वर्किंग करती है तो नीचे से शुरू होती है, फिर ऊपर ये फाइनलाइज होती है। तो अब ये आप नहीं कह सकते चेयरमैन ने कानून बनाया, ठीक है, या प्रिंसिपल ने कानून लागू किया, या टीचर्स ने कानून लागू किया, नहीं, ये आपसे भी पूछा जाता है। तो उसी तरह देश में भी अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, ये सबकी सहमति से लिखा गया था। समझिए इसमें हर एक का योगदान रहा है, बिकॉज इट एक्सप्रेस अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, मेनी कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड हैव टू रीराइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन एफर्ट्स। कई कंट्रीज ऐसे थे जिनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन फिर से लिखना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, यस, जो भी डेमोक्रेटिक जहां भी रहेगा वहां पर ये सब एक्टिविटी होगी। ओके, तो देखो कई सारे कंट्रीज ऐसे थे जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन फिर से लिखने की जरूरत पड़ी, पर इंडिया में लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसको बहुत अच्छी तरह लिखा गया। छोटे मोटे अमेंडमेंट चलते रहते हैं, आज भी लगभग 25-30 अमेंडमेंट हो चुके हैं समय के साथ साथ, पर छोटे छोटे अमेंडमेंट होते हैं।
ठीक है। इन सम कंट्री द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट मस्ट ओनली पीस ऑफ पेपर, कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पीस ऑफ पेपर है, हर कोई उसको फॉलो नहीं करता, उनको कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ता। कुछ जगह ऐसा भी है, पर आवर एक्सपीरियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी डिफरेंट। ओवर द लास्ट हाफ ए सेंचुरी सेवरल ग्रुप्स हैड क्वेश्चन सम प्रोविजंस। बोला ठीक है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आप किसी किसी जगह बोल सकते हो ये चीज ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, पर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को कोई बना नहीं करता। कोई पॉलिटिशियन हो, कोई भी सोशल रिफॉर्मर हो, कोई भी सोशल थिंकर हो, वो पूरे एज ए कॉन्स्टिट्यूशन को कभी बना नहीं करता। वो कभी नहीं कहेगा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खराब है, वो कहेगा इसमें से कुछ ये पार्ट है जो अब बदलना चाहिए, समय बदल रहा है, बदलते समय के साथ बदलना चाहिए। तो उनके प्रपोजल भी माने जाते हैं, फिर वो प्रपोजल आगे पुटअप होते हैं और फिर धीरे धीरे उनको चेंज भी किया जाता है, ठीक है। जैसे आप JNK का मुद्दा ले लो, जो JNK का मुद्दा था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि भाई 10 साल तक इसको रखेंगे, 10 साल में इसको डिसॉल्व कर देंगे, पर कई साल तक नहीं चलता रहा। और एक दिन मोदी जी ने उसको बोला JNK वो जो स्पेशल स्टेटस का हटा दिया गया, बोले ये UT है, बाद में इसको स्टेट बना दिया जाएगा। तो उसमें ऑलरेडी प्रोविजन था, अगर आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे, ऑलरेडी प्रोविजन में लिखा था कि जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस दिया गया है ये कुछ सालों के लिए दिया गया है और समय आने पर ये खुद ही डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन वहां के लीडर्स को खुश करने के लिए क्या हुआ, हम उसको डिले करते गए और वो बड़ी समस्या बन गया। अगर वो स्टार्टिंग के 10 साल में हट जाता तो इतनी समस्या कभी कश्मीर में होती नहीं, इंडिया का पूरा काफी सारा बजट बच जाता। दूसरा एग्जांपल, रिजर्वेशन की जो बात हुई थी 10 साल के लिए हुई थी, 10 साल में इसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा ताकि तब तक सब लोग इक्वल स्टेटस पे आएंगे, सबको नौकरी वगैरह अच्छा मिल जाएगा। पर 70 साल हो गया, आज तक हट नहीं पाया। तो कई चीजों के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, कुछ लोग उससे एग्री करते, कुछ लोग डिसएग्री करते। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां पर आप कह सकते हो यार ये हमें पसंद नहीं, बट आप कभी ये नहीं कहोगे कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेकार है। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा अच्छा है। इक्का दुक्का पर, जैसे आपको स्कूल में आपके प्रिंसिपल ने आपको कोई चीज बोला कि अभी हम ये सब करेंगे, हो सकता है कुछ बच्चों को उसमें नाराजगी हो कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, पर ओवरऑल तुम देखोगे ओवरऑल सारे बच्चे से खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि पॉइंट वो सब आपके यहाँ से निकल के गए थे, ठीक है। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया उसमें मैक्सिमम चीजों में सहमति है, इक्का दुक्का पॉइंट पे किसी की रजामंदी नहीं हो सकती है। सेकंड रीजन क्या था कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी ना, इट रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया। किसी एक सिंगल व्यक्ति का काम नहीं, ये पूरी एक असेंबली ने बनाया था जिसमें 300 लोग थे, 300 लोग मिलकर काम कर रहे थे। और जो 300 लोग कौन थे? दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। जैसे आज हम चुनाव करते हैं, नेता लोग चुन के आते हैं, तो नेता लोग कौन है? जिनको जनता ही चुन के भेजती है, ठीक है। देयर इज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एट दैट टाइम, ठीक है। सो द क्वेश्चन है बी चूजन इनडायरेक्टली बाय द पीपल, ठीक है। तो ये जो लोग थे जनता के द्वारा ही चुने गए थे, जो अच्छे लेवल पे थे, जिनका एजुकेशन बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, ठीक है। ओके जी, दिस एंश्योर ए फेयर ज्योग्राफिकल शेयर ऑफ द मेंबर ऑफ ऑल द कंट्रीज। तो इसमें ऐसा नहीं था कि किसी पर्टिकुलर एरिया लोकेशन से आपने कुछ लोग लाके बिठा दिए थे, नहीं। इंडिया के हर जगह से, हर एक स्टेट से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से जो भी लोग थे, नामी गिरामी लोग, सबको लाके इसमें असेंबली में रखा गया था। द असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो उस टाइम कांग्रेस पार्टी एक ही पार्टी थी, इसलिए मैक्सिमम लोग उसके वहां पर थे। बट कांग्रेस itself included a variety of political group and opinion, उसने बहुत सारे लेकिन लोगों को इंक्लूड किया था। The assembly has many members who does not agree with the Congress, ऐसे भी काफी लोग थे, कई सारे ऐसे सोशल ग्रुप भी थे, इसमें कई सारे लोग थे जो पर्टिकुलर लैंग्वेज के थे, ग्रुप के, कास्ट, सब थे। तो इन 300 लोग ने मिलजुल के इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है। इसलिए इसकी खासियत ये है कि सिंगल व्यक्ति का ब्रेन चाइल्ड नहीं है, इसलिए हमको सबको इसको एग्री करना चाहिए। फाइनली थर्ड वाला पार्ट कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों मानना चाहिए। वो ये क्वेश्चन आता है कई बार कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है 60 साल बाद, इसमें आप चेंज क्यों नहीं कर सकते हो। फाइनली द मैनर इन विच कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्क गिव्स सेंसिटिविटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिस तरह लिखा गया था, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, इससे इसकी प्रामाणिकता सिद्ध होती है, सेंसिटिविटी इसकी सिद्ध होती है। ये अमेजिंग तरीके से लिखा गया, ये एक दिन का काम नहीं लिखा गया, ठीक है। जो असेंबली थी, 300 लोगों की असेंबली थी, ये ओपनली बैठती थी, डिस्कशन हुआ करते थे, ठीक है। कोई भी पॉइंट होता था ना, पहले पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट इकट्ठे किए। जो पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था 1931 में, उसको लाया गया, ठीक है। उसके अलग अलग पार्ट किए गए, ये पार्ट तुम संभालो, पार्ट तुम संभालो, सबको इसको पार्ट पार्ट में करके दे दिया गया। उसका बाद उन्होंने उस चीज पे बहुत सारा सोचा, उसके ऊपर वो पॉइंट लिखते गए। अब जब पॉइंट लिखते गए तो क्या हुआ बच्चों, तुम 1-1 प्रेस कर रहे हो, ठीक है। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल वर डिसाइडेड एंड एग्री। तो उसका क्या हुआ, उसके ऊपर ओपन डिबेट होता था, ओपन डिस्कशन हुआ करता था, ठीक है। और उस सब के बाद अब जब इतने सारे पॉइंट इकट्ठे हो गए, उन पॉइंट को भी इकट्ठा करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, ठीक है। जब ये 300 लोग मिलकर बैठे थे, इन सब ने हर फील्ड के एरिया में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के एक पार्ट को पकड़ा, उसके बारे में सोचा, ब्रेन चाइल्ड की, अपनी अपनी कमेटी में डिस्कशन किया, बहुत सारे पॉइंट एग्री किए। अब हर इन सब लोगों ने अपने पॉइंट नोट डाउन करके लिखे,
अब क्या हुआ, एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, अब इसको एक पूरे पन्ने पर लिखना है। अब इसके चेयरमैन बने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसको कहा जाता था ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, इनका काम था जितने सारे पॉइंट बने हैं अब इनको कंपाइल करना, टाइप करके इकट्ठा करना। और ये उसके चेयरमैन थे, इनके अंडर में बहुत सारे लोग थे। उसके बाद क्या हुआ, ये जब ड्राफ्ट बन के आया उसके बाद भी सेवरल राउंड चले डिस्कशन के, कई दिन तक ये चलता रहा क्लोज पे क्लोज, उसके अंदर ये क्लोज, उसके अंदर ये क्लोज, उसका कारण ये है, इसके ये इसमें क्लोज फिट होगा नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा। मोर देन 20,000 अमेंडमेंट वर कंसिडर्ड, कितने 2000 सॉरी। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उन लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था उसमें भी 2000 अमेंडमेंट कर दिए गए उसी समय। तो ऐसा नहीं वो फाइनल बना था, वो तो जस्ट रफ वर्क था। अब रफ वर्क में 2000 करेक्शन थी, वो करेक्शन को करेक्ट किया गया। ठीक है, इसको 114 दिन तक, ठीक है 3 साल और लगे, ये 3 साल तक ये काम चलता रहा। हर डॉक्यूमेंट प्रेजेंट होता था, उसका हर वर्ड बोला जाता था, उसको रिकॉर्ड किया जाता था, उस रिकॉर्ड करके सेव किया जाता था, और इसको बोलते कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स। ठीक है, तो एक दिन में रेडी होके छप के आ गया ऐसा नहीं था, ये हर चीज पे डिस्कशन होता था, डिबेट होता था, और उसके बाद उसको इकट्ठा किया जाता। फिर ये पूरा प्रिंट हुआ, ये सब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंट हुआ, ये बड़े बड़े 12 वॉल्यूम थे। अब इसके बाद कहीं ना कहीं उस पर फिल्टर होता गया, फिर हमारा कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। तो आप ये नहीं कह सकते कॉन्स्टिट्यूशन एक आदमी का ब्रेन चाइल्ड या 2 दिन में इकट्ठा, ये बहुत डेलिबरेट थिंकिंग है, देश के बड़े बड़े लोगों ने इसमें योगदान लिया था, इसलिए इतने साल बाद भी हमारी कंट्री में बहुत सारी चीज अच्छी तरह चल रही है। एग्री? कोई डाउट यहां तक? एनी डाउट टिल हियर? Yes, sir, clear. ओके, चलो गुड। अब देखो योर कॉन्स्टिट्यूशन में कौन थे, जी दुर्गाबाई देशमुख, born in Andhra Pradesh, advocate, public activist for women emancipation, founder of Andhra Mahila Sabha, Congress leader, later founder chairperson of Central Social Welfare Board. So she was also a member of this committee. Okay. Sir, emancipation means? मतलब जो महिला उत्थान के लिए, जो अभी लेडीज का जो मतलब समझो एक रेंज है और उसके ऊपर उनको और अच्छा उनका डेवलपमेंट करना, उस तरह का वर्ड बच्चा है। ठीक है, Okay, sir. यस, डेवलपमेंट आप कह सकते हो, उनके लिए अच्छी चीजें करना। और कौन थे, बलदेव सिंह जी थे, बोर्न इन हरियाणा, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और उस टाइम के बिजनेसमैन, लीडर इन द पैंथेटिक अकाली पार्टी इन पंजाब। ठीक है, नॉमिनी ऑफ द कांग्रेस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये भी थे। बाद में क्या बने, डिफेंस मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट। तो इतने बड़े बड़े लोग थे जो इस कमेटी में काम कर रहे थे। ठीक है, ओके जी। अभी कितना समय और बाकी है गाइडिंग लाइन, 1 सेकंड एक बार देख लेता हूँ। यस, हो जाएगा फिर आराम से। ट्राई करते कितना और चलता है। कल हम इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, आज जहां तक ऊपर इसको पढ़ते हैं, कल हम इसका सेकंड पार्ट और स्टार्ट करेंगे। चलिए, द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन दिस बुक विल स्टडी द एग्जैक्ट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट। एट दिस स्टेज लेट्स बिगिन द अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल फिलॉसफी, कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की फिलॉसफी का उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में है क्या, द ड्रीम एंड द प्रॉमिस, कि हमने क्या सोचा और हम क्या डिलीवर कर पाते हैं। सर कम से कम कितना दिन लगेगा इस चैप्टर को फिनिश होने के लिए? आज में खत्म हो जाएगा और कल बचा तो थोड़ा कल हो जाएगा बस। ठीक है, some of you have noticed a name missing from the sketches of the makers of the Indian Constitution, महात्मा गांधी। आप देखो इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में महात्मा गांधी जी कहीं नहीं थे। ठीक है, he was not a member of Constituent Assembly, उसके इस असेंबली के मेंबर भी नहीं थे। Yet there are many members who followed his vision years ago, written in the magazine 1931 Young India, where he spelt he wanted to constitute। तो गांधी जी ने इसके इक्वल इसमें पार्ट नहीं थे, मेंबर नहीं थे, बट स्टिल उनका जो विजन था वो विजन को काफी मेंबर्स ने अडॉप्ट किया, उनके थिंकिंग को अडॉप्ट किया और उसमें इन्होंने इसको इंक्लूड करने का कोशिश किया। ठीक है, तो हर कोई इसमें मेंबर नहीं हो सकता, पर उन्होंने अपने सुझाव पक्का दिए थे। तो एक आर्टिकल आया था 1931 में, यंग इंडिया करके मैगजीन होती थी, उसमें उन्होंने लिखा था मैं कैसा इंडिया चाहता हूँ, कि गांधी जी कैसा इंडिया चाहते थे उन्होंने लिखा था। वो कैसा चाहते थे, आई शैल स्ट्राइव फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम द
थेरल्डम एंड पेट्रोनेज, मतलब इतने साल की गुलामी के बाद आज हमारा देश नए रास्ते पर जा रहा है। ठीक है, तो मैं एक ऐसी इंडिया के लिए काम करना चाहता हूँ जहां से गरीब व्यक्ति भी महसूस करेगा कि उसकी आवाज सुनी जाए, उसकी आवाज भी सुनी जानी चाहिए। एन इंडिया इन विच देयर वी विल नो हाई क्लास और लो क्लास, ना कोई बहुत अमीर हो ना कोई बहुत गरीब हो, कोई अपने आप को हाई क्लास ना समझे और लो क्लास भी अपने आप को लो क्लास ना समझे, इसमें सब इकट्ठे मिलजुल कर रहे। ठीक है, इंडिया में जो आज छुआछूत वाली चीज है वो बंद होनी चाहिए। ठीक है, वो बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। ठीक है, और जो इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स है, जो अल्कोहल है, ड्रग्स है, सब बंद होनी चाहिए। ठीक है, वुमेन विल एंजॉय द सेम राइट्स एज मेन, आई विल सेटिस्फाई विद नथिंग एल्स। बोला अगर ये सब हो गया तो समझो मैंने जो सोचा था देश के लिए वो देश में पूरा हो गया है ना। तो ये गांधी जी के विचार, तो इन कई विचारों पे काम हुआ और उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट करने की कोशिश किया। तो खुद नहीं थे बट उन्होंने अपने विचार पहले प्रकट कर दिए थे। और लेटर किसका है? ये भी एक लेटर है। यस, दिस ड्रीम ऑफ इंडिया दैट हैज बीन एलिमिनेटेड इनइक्वालिटी वाज शेयर्ड बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कि ये जो इनइक्वालिटी समाज में है उसको कैसे एलिमिनेट करना है, उन्होंने अपना व्यू शेयर किया था। who played a key role in making of the constitution but has a different understanding that how it can be removed। ठीक है, उनकी अंडरस्टैंडिंग महात्मा गांधी से अलग थी, उनके विजन से टोटली अलग थी। उन्होंने उनको क्रिटिसाइज भी किया था महात्मा गांधी जी को कि भाई उनका विजन ऐसा है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही स्टेटेड हिज एंजाइटी वेरी क्लियरली। तो उन्होंने बताया था, ये सब होने के बाद जब इसको प्रेजेंट किया गया था राज्यसभा में, ये मतलब जो उस टाइम जो पार्लियामेंट था, उन्होंने जब इसको पेश किया तो उन्होंने अपने विचार का प्रकट किए कि ऑन द 26 जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू एंटर ए लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। वो पहले बोले जो संविधान लिखा गया है इसमें बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शन आपको पक्का मिलेंगी। इन पॉलिटिक्स हमको इक्वालिटी है कि भाई मेरा वोट और आपका वोट बराबर है, बट इन सोशल इकोनॉमिक लाइफ वी हैव इनइक्वालिटी। उन्होंने पहले क्लियर कहा था कि पॉलिटिक्स में तो सब बराबर है, नेता का भी एक वोट और आपका वोट बराबर है, बट सोशल लाइफ में देखेंगे, पैसे मामले में अभी भी इनइक्वालिटी बहुत जगह फैली हुई है। इन पॉलिटिक्स वी विल रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू, but in our social economic life we shall by reason our social economic structure it continue to deny the principle of one man one value। एक आदमी गरीब है, एक आदमी अमीर है, ये आप कभी भी ये आप बहुत मुश्किल है इसको हटाना। how long shall we continue to live this life of contradictions, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, सब बराबर है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, सब बराबर है, बट पॉलिटिकली सब बराबर है, बट इकोनॉमिकली सब अलग अलग है। ये सबको इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है। How long shall we continue to deny equality in our social economic life? हम कब तक इसको डिनाई करते रहेंगे? ये हमारी आंखों के सामने कि ये सब इक्वल नहीं है, बट हम स्टिल बोलते हैं हमारे देश में सब इक्वल है। If we continue to deny it for long time, we will do only by putting our democracy in power। तो समय आने पर क्या होगा, जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ये इसको भूल जाएगी, ये इसको कभी करना भी नहीं चाहिए। आज वही हुआ है। ठीक है जी। और इम्पोर्टेंट लोग कौन कौन, हम वो भी साथ में पढ़ते चलेंगे कि जो लोग इस कमिटी में थे, और इस कमिटी में थे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने कमिटी में, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, गुजरात बोर्न एडवोकेट थे, हिस्टोरियन, लिंग्विस्टिक, कांग्रेस लीडर, गांधी जी को एकदम फॉलो करते थे, लेटर बिकम मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट, फाउंडर ऑफ द स्वतंत्र पार्टी, तो ही आल्सो मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। देन भीमराव अंबेडकर, बोर्न मध्य प्रदेश, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, सोशल रिवोल्यूशनरी थिंकर, agitators against caste division and caste-based inequality, later become law minister in the first cabinet of the post-independent India, founder of the Republic Party of India, उसके फाउंडर मेंबर ये थे। और कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वेस्ट बंगाल बॉर्न, मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री एंड सप्लाई इन द इंटरिम गवर्नमेंट, एजुकेशनिस्ट, लॉयर, एक्टिविस्ट इन द हिंदू महासभा, लेटर बिकम फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ, जो आज भारतीय जनता पार्टी है उनके फाउंडर मेंबर रहे। तो ऐसे से बड़े बड़े लोग इस कमिटी में थे जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया था। ओके, यस। फाइनली लेट अस टर्न टू जवाहरलाल नेहरू स्पीच ऑन द 1947। आप ये स्पीच खुद पढ़ो ताकि आपको समझेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिखा है। इसमें काफी कुछ चीजें लिखी है डिटेल में, आप इसको पढ़ने का प्रयास करना। ठीक है, नेहरू जी यूपी बोर्न, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लॉयर। आप देखो इसमें लॉयर्स बहुत सारे थे, अगर आप देखोगे इसको ध्यान से, बहुत सारे लॉयर हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। कांग्रेस लीडर, एडवोकेट ऑफ सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, एंटी इंपीरियलिज्म, लेटर बिकम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सरोजिनी नायडू, बोर्न इन आंध्र प्रदेश, पोएट थे, राइटर थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, अमंग द फोरमोस्ट वुमेन लीडर इन कांग्रेस,
later become governor of the Uttar Pradesh. She was the first governor of the UP. Somnath Lahiri, born in West Bengal, writer, editor, leader of the Communist Party of India, later become member of West Bengal Legislative Assembly. ऐसे काफी बड़े बड़े लोग इस असेंबली के पार्ट थे. तो ये आपका होमवर्क है जो नेहरू जी ने लिखा था, अब इसको पढ़ लेना. ठीक है, ये आपको मिल जाएगा आराम से. इसमें कुछ ऐसा डिटेल नहीं है, मुझे इसमें कुछ ऐसा दिखा नहीं जो मुझे आपको बताने लायक लगे. ओके, अगर मोबाइल बंद हो जाए तो मैं आपको दूसरा मोबाइल कनेक्ट करूंगा. ठीक है, इसमें बैटरी कम है तो ये बंद भी हो सकता है. ये देखो प्रियम्बल्स है. ठीक है, ये किसका है? यूएस का है, वी द पीपल ऑफ इंडिया. तो प्रियम्बल क्या होता है? जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसी को कुछ शब्दों में, मतलब होते हैं ना समरी, तो प्रियम्बल इज समरी. तो हमारा देखो, वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, हम भी क्या लिखते हैं? वी द पीपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना, ऐसा हम लिखते हैं. तो प्रियम्बल क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रीफ समरी होता है. ये आपका यूएस का है और ये आपका साउथ अफ्रीका का है. इसको आप पढ़ सकते हो आराम से. अब हम अपना पढ़ते, वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic to secure all its citizens justice, social, economical, political, liberty of thought, expression, belief, faith, worship, equality of status and opportunity, to promote among all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of dignity and of the nation. 1904. ये हमारा प्रियम्बल है. इसमें ये जो सब चीज लिखी गई है इसको बेस मान के सब कुछ किया गया है. ठीक है, अभी एक एक वर्ड है, इसको समझ लेते हैं. 1 सेकेंड, मैं दूसरे मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ, शायद ये बंद हो जाए. 1 मिनट रुको. One second. Recording in progress. यस, भी आवाज आ रहा है मेरा? Yes, sir. चलो, गुड. तो लास्ट पार्ट हम कवर अप कर लेते हैं अभी. तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एंड enacted by the people of India through their representative, not handled to them by king or any outside power. मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, वी द पावर ऑफ इंडिया का मतलब, अब जो ये संविधान लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, किसने लिखा है? ये पीपल ऑफ इंडिया ने लिखा है. ये खुद नहीं लिखा, ये उनके रिप्रेजेंटेटिव ने लिखा है. ये ऐसा नहीं कि बाहर से कोई आया और उसके ऊपर डाल के चला गया, तुम लोगों के ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता. नहीं, ये हम लोगों ने ही लिखा है अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू. ये इसका मतलब है. ठीक है, सोवरेन का मतलब क्या होता है? People have supreme right to make decision on internal, external matters. No external power can dictate the government of India. ये सोवरेनिटी का मतलब होता है कि इंडिया में अंदर बाहर हम जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं, हमारा खुद का इंडिविजुअल राइट है. बाहर का कोई कंट्री आके हमको फोर्स नहीं कर सकता है. सोशलिस्ट, जो भी धन संपत्ति इकट्ठी होगी, हम वेल्थ जनरेट करेंगे, सब में बराबर बांटेंगे. यस बालक. सर प्लीज एक बार चैट चेक कीजिए, एक बार चैट. अच्छा, किसका? पार्थ का चेक करोगे? यस सर. पार्थ बेटा, क्या हो गया यार? सर थक गए बोल रहा है, ये थक गए सब लोग पढ़ के. तुम भी थक गए क्या? नो सर, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. हाँ भाई, पार्थ के अलावा कोई और थक गया है? सर अभी एग्जैक्ट 15 मिनट बचे हैं हमारे पास. हाँ, ये देखो चैप्टर हो जाएगा 15 मिनट अगर आप पढ़ोगे. इतना ही बचा है, बस खत्म है. देखो, ओनली 1 पेज. ठीक है पार्थ, ओनली 5 मिनट्स में टॉपिक ओवर. ओके, अच्छा. ऐसे ग्लूकोन नहीं पिलाना.
अब एसएसटी सब्जेक्ट ही ऐसा है भाई, एसएसटी देखो पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, साइंस में तो मजा अलग आता है, पर एसएसटी इज वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, चलो ध्यान दो ध्यान दो। सोशलिस्ट क्या है? ठीक है, वेल्थ इज जनरेटेड सोशली, शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ द लैंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशल इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी। तो हमारे देश में जो अमीर गरीबी है ना, अमीरी गरीबी जो है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या प्रयास करना चाहिए भाई, जो लोग जो पैसा कमाएं, ठीक है, वो कोई किसी हक ना मारे और हर व्यक्ति को कमाने का अधिकार हो। ठीक है, तो ये आपका सोशलिस्ट का मतलब। सेक्युलर, सिटीजन हैज कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हो, आपको फ्रीडम राइट है, देश का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट सबको इक्वली बिलीफ है, सबको इक्वल प्रैक्टिस करने का आपको अधिकार देती है। डेमोक्रेटिक, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट, इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है? जो लोग चुने जाएंगे, बस बस चैट बॉक्स बंद करो, जो लोग चुने जाएंगे वो जनता के द्वारा चुने जाएंगे और वही सरकार चलाएंगे और उनको अकाउंटेबल रहेगा कि गवर्नमेंट कैसे चलाते हैं। ओके, नेक्स्ट, रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टिकल पर्सन, नॉट ए हेरिडेटरी पोजीशन। वन वन लिखना बंद करो अभी सब लोग। पार्थ और तुषार, अभी बंद नहीं करोगे तो मैं रिमूव कर दूंगा तुम जाने से। ठीक है, अभी वापस वन लिखा तुमने तो। हाँ, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब क्या है कि जैसे आज राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनेगा। ठीक है, जो भी होगा वो चुना जाएगा। रिपब्लिक का मतलब होता है, तो हेड ऑफ द स्टेट, जो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, कोई भी जो बड़ी पोस्ट पे होगा, वो हेरिडेटरी नहीं होगा, उसका बेटा नहीं चुना जाता। जैसे अभी देखो कर्नाटका का सीएम बदला, तो जरूरी नहीं उसके बेटे को सीएम बनाएंगे। ठीक है, किसी और को भी सीएम बनाया जा सकता है। जस्टिस, सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड स्किल। तो किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, किसी भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, जेंडर का हो, कुछ भी हो, उसको अधिकार मिलेगा मिलेगा। अपने अधिकारों के लिए वो किसी भी कोर्ट में जा सकता है, जस्टिस के लिए कर सकता है। लिबर्टी, क्यों ये सब पॉइंट आपको जस्टिस किस चीज में आपको चाहिए? सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। लिबर्टी आपको कहाँ चाहिए? अपने थॉट्स में, एक्सप्रेशन में, बिलीफ में। इन शब्दों का मतलब है लिबर्टी मतलब देयर इज नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, कि ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आप अपना विचार प्रकट नहीं कर सकते, आपको बोलने का अधिकार नहीं है, आपको स्ट्राइक नहीं, ये सब आपको मिला है। ये आपको फ्रीडम ऑफ लिबर्टी है, ये आपके राइट्स हैं। आप कहीं भी जाके किसी को बोल सकते हो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए आपको, मतलब किसी को गलत नहीं बोलना है, जो रीजनेबली आप बोल सकते हो। अगर आज की डेट में गवर्नमेंट भी कोई कुछ ऐसा काम करती है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट का हाँ ठीक है, पार्थ समझ गया, तू पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे, तो पढ़ाई के अलावा सब ध्यान दे रहा है। ठीक है पार्थ, ठीक है। लिबर्टी मतलब आपके सिटीजन्स को राइट है, आपके सिटीजन्स को राइट है, अपना विचार आप प्रकट कर सकते हो। तुमने भी अपना विचार अभी प्रकट किया। इक्वलिटी, कानून की नजर में सब बराबर है, नेता चोरी करेगा उसको भी सजा मिलेगी, आप चोरी करोगे आपको भी सजा मिलेगी, इसका मतलब इक्वलिटी है दोनों। फ्रेटर्निटी, ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज वी आर द मेंबर ऑफ सेम फैमिली। हमें पूरे समाज को कैसे रहना है? हम सबको मिलजुल के रहना है, ताकि हम सबकी यूनिटी और देश की इंटीग्रिटी मेंटेन रख सकें। ठीक है जी, बस लास्ट पेज, डोंट वरी। तो इंस्टीट्यूशन डिजाइन, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज नॉट मेरली स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज एंड फिलोसफीज। ठीक है, ये केवल शब्द नहीं है, हम इन शब्दों के साथ रहते हैं, और इतने सालों तक जब तक ये शब्द चले हैं, तब तक ये देश एक अच्छा मिलजुल कर रहा है। इतने सारे रिलीजन होने के बाद भी, कास्ट होने के बाद भी, कल्चर होने के बाद भी, लैंग्वेज होने के बाद, हमारा देश एक मजबूती के साथ रहा है। ठीक है, ये इसकी ब्यूटी है बहुत ज्यादा। इट इज वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, इट therefore it needed to be amended quite regularly to keep updated। तो इसमें अपडेशन जब भी करना है, आप अब इसमें अपडेशन कर सकते हो। Those who crafted the constitution feel that they it has to according with the people। ठीक है, इसमें जो कुछ लिखा गया ये लोगों की डिजायर थी, लोगों की एस्पिरेशंस थी, और सोसाइटी में अगर कुछ भी चेंज अगर लाना है तो सोसाइटी में चेंज ला सकते हो। ठीक है, दे डोंट सिट सेक्योर्ड एंड स्टैटिक। ये ऐसा नहीं कि एक दो कोई धार्मिक बुक है भाई अलमारी में पड़ी, इसको कोई फॉलो नहीं करता। ठीक है, स्टैटिक नहीं है कि मतलब इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, ये चेंज भी हो सकता है। अनअडल्टरेबल, इसका लॉ नहीं बदल सकता, इसका लॉ भी बदल सकता है। तो इसमें सारे प्रोविजन लिखे कि आप इसको टाइम टू टाइम, अगर आपको चेंज करना है, इसको टाइम टू टाइम चेंज भी कर सकते हो। दीज चेंजेस आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन अ वेरी लीगल लैंग्वेज। ये लैंग्वेज बहुत लीगल है, अगर आप पढ़ना चाहोगे पहली बार आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा कि इसमें क्या लिखा है, इसको बार बार पढ़ोगे, वकील से पढ़वाओगे तो आप शायद समझ पाओगे। ठीक है, पर इसका मेन फंडा क्या है? मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए। ठीक है, जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, सब इस पे लिखा गया है। ये इसकी मेन भाषा है, तो इसमें आप वो सब देख सकते हो। यस,
नाउ चैप्टर इज ओवर। अब आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यस, एनी डाउट? नो सर। ऑल क्लियर? यस सर। चलो हम कल फिर मिलेंगे इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर के साथ, पीपल एज रिसोर्सेस। चलो, थैंक यू वेरी मच।